स्थायी पूंजी को जानते हैं और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से है। अब इसका मतलब ये है कि स्थायी पूंजी वह इन्वेस्टमेंट है जो कि दीर्घकालीन संपत्तियों में किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्थायी संपत्ति कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों से है। स्थायी संपत्ति का मतलब दीर्घकालीन संपत्ति से, दीर्घकालीन संपत्ति का मतलब जो 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी आदि, लैंड वैंड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए चलता है या प्रयोग किया जाता है वो स्थायी संपत्ति होता है। ठीक है, और उसे दीर्घकालीन संपत्ति भी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है व्यवसाय की प्रकृति। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति प्रायः 2 प्रकार की होती है, निर्माणी व्यवसाय और व्यापारिक व्यवसाय। ठीक है, तो जो स्थायी पूंजी है उसका पहला घटक कौन सा है? उसका पहला घटक है व्यवसाय की प्रकृति, कि आप कौन सी प्रकृति का व्यवसाय कर रहे हैं। कि जैसे यहाँ पर 2 दे रखा है, निर्माणी व्यवसाय और व्यापारिक व्यवसाय। तो जो निर्माणी व्यवसाय है वो थोड़ी बड़ी है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु का निर्माण करना इसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, और व्यापारिक व्यवसाय की प्रक्रिया छोटी होती है, क्योंकि इसमें बने बनाए वस्तुओं की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक है, खरीदा बेचा जाता है। तो निर्माणी व्यवसाय में क्या होता है? निर्माणी व्यवसाय में शुरू से किसी एक प्रोडक्ट का उत्पादन करना, उसके लिए पहले कच्चे माल खरीदना, लैंड, मशीनरी, ठीक है, उनके उपकरणों का इकट्ठा करना, फिर वर्कर्स लगाना, फिर वस्तु का उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये लंबी प्रक्रिया है। तो अगर आप निर्माणी व्यवसाय का यहाँ पर चुनाव करते हैं, इस प्रकृति का व्यवसाय करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, मतलब ज़्यादा स्थायी पूंजी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। और व्यापारिक व्यवसाय करते हैं तो इसमें आपको कम स्थायी पूंजी में भी आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बनाए वस्तुओं की खरीद और बिक्री करनी होती है। ठीक है, तो मतलब निर्माणी व्यवसाय में ज़्यादा लगेगा और व्यापारिक व्यवसाय में कम लगेगा। ठीक है, अगला है आपका क्रियाओं का पैमाना। व्यावसायिक क्रियाओं का फैलाव जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है, और इसके विपरीत। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी व्यवसाय का स्तर देखा जाता है कि आप कौन से स्तर पर व्यवसाय को कर रहे हैं। मतलब यदि आपके व्यवसाय का ज़्यादा फैलाव है तो उसमें ज़्यादा स्थायी पूंजी लगेगी, या आपका व्यवसाय छोटा है तो उसमें कम पूंजी लगेगी। ठीक है, मतलब जितना बड़ा आपका व्यवसाय उतना ही अधिक स्थायी पूंजी लगेगी। अगर आप छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कम पूंजी लगेगी। तो अगला है आपका पद्धति का चयन। जो निर्माणी संस्थाएं आधुनिक व स्वचालित मशीनों द्वारा उत्पादन करती हैं तो इसमें अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन मानवीय श्रम में कम स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं उत्पादन करने में। ठीक है, तो कुछ कंपनियां वो होती हैं जो कि आधुनिक और स्वचालित मशीनों द्वारा उत्पादन करती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आधुनिक होती हैं और स्वचालित मशीनें होती हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं और बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और इनमें बार बार बदलाव करता रहना पड़ता है, तो इसलिए ये अधिक महंगी होती है, जिसमें कि अधिक स्थायी पूंजी लगती है। लेकिन जो मानवीय श्रम होता है, मानवीय श्रम इतना महंगा नहीं होता इसकी अपेक्षा। ठीक है, और ना ही इसमें कोई चेंजेस करने होते हैं, तो इसलिए ये सस्ती पड़ती है आधुनिक और स्वचालित मशीनों की अपेक्षा। ठीक है, तो अगला है तकनीकी नवीनता, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, कोई व्यवसाय ऐसी स्थायी पूंजी का प्रयोग करती है जिसमें कि जल्दी जल्दी बदलाव करने पड़ते हैं, तो उस स्थिति में अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। अन्यथा इसके विपरीत, जैसे कि कंप्यूटर और टाइपराइटर। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यवसाय ऐसी स्थायी पूंजी का प्रयोग कर रही है जिसको कि बार बार बदलना पड़ता है, परिवर्तन करने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसके लिए उसको अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होगी, क्योंकि हर एक चीज़ बार बार बदलनी है तो उसमें सीधी सी बात है ज़्यादा पूंजी लगेगी। ठीक है, और अगर कोई व्यवसाय है कि जो ऐसी स्थायी पूंजी की प्रयोग करती है जिसको बार बार बदलना नहीं पड़ता, तो उसको क्या होगा, उसको कम खर्चा होगा। ठीक है, उसमें कम पूंजी लगेगी उसकी। जैसे कि यहाँ पर एक कंप्यूटर दे रखा है और एक टाइपराइटर। तो जो कंपनी है जो कंप्यूटर का प्रयोग करती है तो क्या होगा, कंप्यूटर को बार बार ग्रेड करते रहना पड़ता है, अपग्रेड करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अधिक खर्चा आएगा, हर टाइम पे इसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड करता रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ है टाइपराइटर। तो टाइपराइटर में आपने कहीं ज़्यादा अपग्रेड का ऑप्शन नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं होता है। ठीक है, अब टाइपराइटर होता है जो कि एक सिंपल होता है, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है, इसमें कि
कम पूंजी लगती है, इसमें कम खर्चा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कम स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी जो कंपनी टाइपराइटर का प्रयोग कर रही है। लेकिन जो कंपनी कंप्यूटर का प्रयोग कर रही है उसके लिए उसको अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें उसको बार बार कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहना पड़ता रहता है, अपग्रेड करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो अगला है आपका विविधीकरण। इसका अर्थ एक स्थान पर अनेक उत्पादों में व्यवसाय करने से है, इसमें अधिक पूंजी लगती है। विविधीकरण का मतलब है कि अगर आप एक स्थान पर कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उसी व्यवसाय के साथ साथ आप कोई दूसरा व्यवसाय भी करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप कहीं एक व्यवसाय में क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और अब उसके साथ साथ ही आप चाहते हैं कि आप टेप राइटर भी करें या स्पीकर्स कुछ भी और दूसरा भी करना चाहें, तो वो विविधीकरण कहलाता है। मतलब एक स्थान पर अनेक प्रकार की उत्पाद करने, ठीक है। तो अगर आप एक स्थान पर ज्यादा चीज का उत्पादन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ज्यादा स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले से जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उसके अलावा आप एक और जोड़ेंगे तो उसका उत्पादन करने के लिए फिर उसके उपकरण का एकत्रीकरण करना, ठीक है, उसके लिए वेयर हाउस उसको इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए, कच्चे माल पक्के माल, ठीक है, तो उसके लिए अनेक अलग से खर्चे हो जाते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि अधिक पूंजी हमारी लग जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने स्थायी पूंजी के प्रभावित करने वाले घटकों को देख लिया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, समझ में आया कि नहीं आया। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपके दोस्त बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो। अंत में एक लाइक जरूर करिए, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो, वरना फिर भी कर ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइक से आपका क्या जाता है। तो चलिए अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए